हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज यानी वित्तीय उत्तोलक। फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में आपने लास्ट वीडियो में काफ़ी जाना। आपने लीवरेज के बारे में जाना, ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में जाना और इसी क्रम में बढ़ते हुए हम आज आ गए हैं फाइनेंशियल लीवरेज पे। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा जो हमारी ऋण पूंजी है, जिसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, उनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमारी जो पूंजी है वो क्या होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। फाइनेंशियल लीवरेज है जो पूंजी की लागत से संबंधित है और किस तरीके से संबंधित है ये आप आगे देखेंगे। तो सबसे पहले पूंजी की लागत के बारे में बात करें तो किसी संस्था की पूंजी की लागत है, सबसे पहले किस किस रूप में बंटी होती है। नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर, दूसरा डिबेंचर और तीसरा लॉन्ग टर्म लोन और चौथा होता है इक्विटी कैपिटल। तो इस तरीके से जो पूंजी है वो 4 भागों में इस तरीके से डिवाइड होती है। ऊपर जो 3 हमारे जो टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को हम बोलते हैं स्थायी पूंजी लागत। इनके बदले कंपनी को प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है जो ये आवश्यक नहीं है, कानूनी रूप से ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है कि कंपनी को ये पेमेंट करना ही पड़ेगा इस डिविडेंड का। यदि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो वो इसका पेमेंट नहीं भी कर सकती है, इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। डिबेंचर पे एक स्थायी और एक निश्चित दर से एक इंटरेस्ट दिया जाता है, तो ये भी स्थायी के अंतर्गत शामिल है। लॉन्ग टर्म लोन में भी ब्याज इंटरेस्ट है जो दिया जाता है, जो विन फर्मों से या बैंकों से जो लोन है जो या फाइनेंस कंपनियों से लिया जा सकता है या अदर अन्य लोगों से भी लिया जा सकता है। अब हम बात करें जो हमारा चौथा टॉपिक है, यह है इक्विटी शेयर। तो ऊपर वाले जो टॉपिक थे ये थे हमारे स्थायी लागत के, और तो इसके पश्चात जो हमारा चौथे नंबर पे आ रहा है वो है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर की जो पूंजी है इसको परिवर्तनशील पूंजी लागत के रूप में समझा जाता है। तो ये फिक्स टाइप होगी और ये होगी वेरिएबल। तो इस तरीके से जो हमारी जो पूंजी है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसको 2 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। अब बात करी जाए कि उत्तोलक, तो उत्तोलक इनका जो दोनों का अनुपात होता है, उत्तोलक क्या बताता है, इन दोनों के अनुपात को बताता है कि ये किस अनुपात में पैसे लिए हुए हैं और ये जो पैसे हैं इक्विटी शेयर के माध्यम से लिए हुए संस्था के पास वो कितने मात्रा में लिए हुए हैं। तो इन दोनों की जो मात्रा है, ठीक, इन दोनों के बीच में जो अनुपात होता है वो फाइनेंशियल लीवरेज होता है। इसके अलावा ये अच्छा होता है या बुरा होता है, फेवरेबल या अनफेवरेबल हो, उसकी कंडीशन और होती है। संस्था में यदि स्थिर प्रवृत्ति की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, फिक्स टाइप है, ये जो 3 है, ये जितनी ज़्यादा होगी तो ये उतना ही बेटर समझा जाता है, फेवरेबल इसको समझा जाता है। और जितना ही इसको कहते हैं वित्तीय, इसको कहते हैं उत्तोलक, उतना ही जो वित्तीय उत्तोलक अधिक होगा। और इसकी मात्रा यदि ज़्यादा होती है तो उतना ही वित्तीय उत्तोलक कम होगा। तो इसकी मात्रा से उत्तोलक है वो अधिक और इसकी मात्रा अधिक होने से उत्तोलक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरीके से इन दोनों को जो अलग अलग भागों में डिवाइड करते हुए
जो पूंजी की लागत है तो टॉपिक एक ही पूंजी की लागत, लेकिन इन दोनों को अलग अलग भागों में हम डिवाइड करते हुए अलग अलग बता सकते हैं कि कौन सा स्थिर प्रवृत्ति का है और कौन सा परिवर्तनशील प्रवृत्ति की जो ऋण की जो पूंजी की लागत है। और इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। इसको अलग अलग फॉर्मूलों के द्वारा भी बताया जाता है। किस किस तरीके से इनके जो फॉर्मूले वो यूज़ में लेते हैं वो हम आगे बात करेंगे। इससे पहले एक टॉपिक और जिस पे चर्चा के योग्य है वो है, यदि कंपनी की अर्निंग यदि कम हो तो उस कंडीशन में जो हमारी जो परिवर्तनशील पूंजी है, ठीक है, जिसे हम इक्विटी शेयर के रूप में समझते हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, इससे हमारा जो उत्तोलक है वो क्या होगा, कम होगा। तो जो यदि अर्निंग कम हो तो क्या करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। और यदि हमारी अर्निंग ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हमारा उत्तोलक भी क्या रखना चाहिए, ज़्यादा रखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है और लॉन्ग टर्म लोन्स है, इनकी मात्रा को बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो दोनों में कहाँ कैसे क्या क्या चीज़ें मैच करती है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इसमें काम किए जा सकते हैं। बात करी जाए इनकी परिभाषाओं की, इसकी डेफिनेशन की, तो हम देखते हैं तो सबसे पहले जो डेफिनेशन हमने ली है वो है इज़रा सोलोमन की। इनके अनुसार क्या है, वित्तीय उत्तोलक संस्था की गतिविधियों में प्रयुक्त ऋण तथा इक्विटी कोषों के मिश्रण को बताता है। ऋण पूंजी ऊपर वालों को माना जाता है, इक्विटी कोष नीचे वाले हैं। तो इन दोनों के बीच में सम्मिश्रण क्या है या मिश्रण क्या है, या इन दोनों में क्या अनुपात है, किस अनुपात में इनकी जो राशियां हैं वो बटी हुई है, उसको क्या बताता है, वित्तीय जो लिवरेज है, जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो बताता है, वित्तीय उत्तोलक बताता है। तो जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी वो इस डेफिनेशन में क्या आ रही है, सामने आ रही है सेम। इसके अलावा सेकंड जो हमारा है डेफिनेशन का जो टॉपिक वो है, वित्तीय उत्तोलक में स्थायी लागत कोषों का प्रयोग साधारण अस्थिरियों के प्रत्याय को बढ़ाने की आशा से किया जाता है। ये कहना है जेम्स सी वान हार्न का। तो ऑल ओवर में ये चीज़ अगर समझा जाए तो कहीं न कहीं जो उत्तोलक है वो स्थायी लागतों से संबंधित है और कहीं न कहीं ये संस्था की पूंजी से जुड़े हुए हैं। तो ऑल ओवर यदि उत्तोलक की बात करी जाए तो ये संस्था के लागत और जो उनके बीच में जो प्रोडक्शन का जो लेवल है उनके बीच में कहीं न कहीं ये एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं, उनके बीच में कहीं न कहीं ये जो परिवर्तन होता है से संबंधित है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमने इतना ही समझा। अब जो दूसरा टॉपिक है उसके बारे में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वित्तीय उत्तोलक के प्रकार। तो वित्तीय उत्तोलक के जो प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो फेवर का होता है, दूसरा होता है अनफेवर का। तो बात करी जाए फेवर की तो हेडिंग डाल लेते हैं इसका, अनुकूल उत्तोलक। इसका मतलब यह है कि यदि हमारी जो स्थायी प्रवृत्ति वाली जो पूंजी है, ठीक है, हमने अभी तीन का नाम लिया था, जो प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म लोन है, इनका हम जितना अधिक प्रयोग करते हैं, इनके प्रयोग से और हमारी जो अर्निंग है वो पर शेयर अधिक बढ़े, यानी स्थायी जो हमारी जो पूंजी है इनकी मात्रा बढ़ने से हमारी जो अर्निंग है प्रति शेयर वो लगातार बढ़ती आती है। तो ये हमारे फेवर में होती है, इसको फेवरेबल कंडीशन कहते हैं, अनुकूल उत्तोलक कहा जाएगा उसको, ठीक है। और यदि इसके यदि विपरीत कंडीशन आए तो फिर वो क्या होगा, वो हमारा अनफेवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम दूसरे रूप में यदि बात करें, दूसरा नाम लिख लेते हैं, प्रतिकूल उत्तोलक। और यदि बात की जाए प्रतिकूल उत्तोलक के बारे में तो हम ये कहेंगे जब हमारी जो स्थिर भार वाली जो हमारी पूंजियां हैं, जो हमने तीन लिखी, जिसमें प्रेफरेंस शेयर है,
डिबेंचर है और लॉन्ग टर्म लोन है। इन तीनों की मात्रा जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं और हमारी जो पर शेयर अर्निंग है वो कम आए तो उस कंडीशन में हमारा जो उत्तोलक कैसा होगा, वो प्रतिकूल हो जाएगा। यदि पर शेयर, यदि हम जो स्थिर भार वाली हमारी जो पूंजी है उनकी मात्रा बढ़ाते हैं, स्थिर भार की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन, यदि इनकी मात्रा बढ़ाते हैं, अर्निंग पर शेयर यदि बढ़ती है तो अनुकूल आएगा उत्तोलक, और यदि अर्निंग हमारी घटती है तो ये हमारे प्रतिकूल आएगा। तो इस तरीके से अनुकूल और प्रतिकूल जो हमारे उत्तोलक है हम उनकी व्याख्या कर सकते हैं, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है, तो बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। विशेषताओं में सबसे पहले इसका जो पॉइंट है वो है स्थायी लागत वाली पूंजी से संबंधित है। तो हमारी जो स्थायी लागत वाली पूंजी है, जो हमारा जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो उनसे संबंधित है। स्थायी लागत वाली पूंजी की बात करें तो इसमें प्रेफरेंस शेयर आ गए, इसमें डिबेंचर आ गया, इसके अंतर्गत लॉन्ग टर्म लोन आ गए, ये उनसे ही संबंधित है, क्योंकि इनमें यदि वृद्धि करते अर्निंग बढ़ती है तो ये फेवरेबल होती है संस्था के लिए, और नहीं हो तो अनफेवरेबल होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सीधा जो डायरेक्ट इसका जो संबंध है वो किससे है, स्थायी लागत वाली पूंजी से। दूसरा इसका जो टॉपिक हमारा है वो है चिट्ठे के दायित्व पक्ष से संबंधित है। तो हम जानते हैं कि चिट्ठे के दायित्व पक्ष में क्या क्या आते हैं, इसमें हमारी लायबिलिटीज आती है, जिसमें जो हमारी जो स्थायी लागत वाली पूंजी है और अस्थायी लागत वाली जो पूंजी है जिसको हम परिवर्तनशील पूंजी बोलते हैं, जो इक्विटी शेयर के रूप में होती है वो है। इसके अलावा हमारी जो लायबिलिटीज अन्य है, जो करंट लायबिलिटीज वगैरह, तो ये उनसे ही कहीं ना कहीं संबंधित है। तो हम बात करें तो ये चार मुख्य हमारे जो टॉपिक है, जो शेयर है 2, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, और इसके अलावा जो डिबेंचर है और जो लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, ये उनसे ही संबंधित है। तो ये सारे हमारे जो चीज़ें हैं वो चिट्ठे के दायित्व पक्ष से ही संबंधित है, उसी साइड में इनको दिखाया जाता है। तो इसलिए ये माना जाता है कि ये इसकी विशेषता बन गई कि ये जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो केवल दायित्व पक्ष से ही संबंधित है, आगे कहीं नहीं बढ़ रही है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है प्रति अंश अर्जनों पर प्रभाव। ये प्रति अंश अर्जनों पर प्रभाव हमने देखा कि यदि स्थायी लागत वाली पूंजी की मात्रा यदि अधिक है तो प्रति अंश अर्निंग है वो अधिक आएगी, और ये फेवरेबल भी होता है। यदि कम हो तो फिर वो क्या है, हमें लॉस की स्थिति में भी दिखा सकता है। तो इसका जो प्रभाव है जो हमारी अर्निंग पे भी निश्चित रूप से पड़ता है। यदि हमारी ये पूंजियाँ हैं दोनों किस अनुपात में लगी हुई है, कौन सी ज़्यादा लगी हुई है, कौन सी कम लगी हुई है, ठीक है, किसकी मात्रा ज़्यादा है, किसकी मात्रा कम है, तो इनमें यदि परिवर्तन होता है तो हमारी अर्निंग में भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, जो इसमें शो करता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो प्रति अंश अर्निंग है, इन अभी जो चार टॉपिक बोले इनमें परिवर्तन होगा तो अर्निंग पे भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये इससे संबंधित है। और जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है वित्तीय जोखिम, तो वित्तीय जोखिम की यदि बात करें तो हमारी जो स्थायी लागत पूंजी है यदि वो हमारी यदि ज़्यादा है और अर्निंग हमारी कम हो रही है तो उस कंडीशन में वित्तीय जोखिम होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि स्थायी लागत पूंजी के बदले में जो हमें पेमेंट करना पड़ता है, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड के रूप में यदि बात करें, या डिबेंचर का जो इंटरेस्ट देना पड़े, या लॉन्ग टर्म लोन का जो इंटरेस्ट देना पड़े, वो तो देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट आपको हो या नहीं हो। जब मार्केट में आपकी जो कंडीशन कैसी भी हो वो आपको सारा पेमेंट करना होता है, चाहे कहीं से भी आप उसकी क्या करें, व्यवस्था करें। तो उस कंडीशन में वित्तीय जोखिम क्या है, बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि इक्विटी शेयर की बात करें तो इक्विटी शेयर में यदि हमारी पूंजी लगी हुई है तो वो सीधा केवल प्रॉफिट पर डिपेंड करती है। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिल जाएगा उसमें डिविडेंड, और कम होगा तो कम होगा। लेकिन यदि उसमें नहीं होगा तो नहीं भी देना पड़ेगा। तो इसलिए जो ज़्यादा जोखिम की बात करें तो स्थायी पूंजी लागत वाली जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, पूंजी लागत है, वो अधिक जोखिम होती है। और जो परिवर्तनशील जो हमारी जो लागत होती है, जो इक्विटी कॉस्ट ऑफ ग्रुप में होती है, उसकी जो वित्तीय जोखिम वो होती है क्या होती है, कम होती है। तो इस तरीके से इसकी जो कुछ विशेषताएं थी ये इनसे संबंधित है। अब हम आगे बात करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वो हो गए इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।